हम लोग 12 प्रॉपर्टीज कर चुके थे। अब नेक्स्ट 13th प्रॉपर्टी पर आते हैं। 13th प्रॉपर्टी पहले आप समझ लो। प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई भी सर्कल है, अगर कोई टेंजेंट इसे टच करते हुए गई किसी पॉइंट से, तो ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करती है, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, आप यहां से कोई भी कोड ड्रा कर दो किसी भी डायरेक्शन में, कहीं पर भी इस पूरे सर्कल के ऊपर, ये जो एंगल यहां पर बनाएगी वही का वही एंगल ये सर्कल के किसी और पॉइंट पर बनाएगी। मींस अगर ये वाली कोड टेंजेंट के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो ये कोड सर्कल के किसी और पॉइंट के ऊपर भी थीटा एंगल बनाएगी, मतलब सेम एंगल बनाएगी। अब आप यहां पर कहीं पर भी ये एंगल मेजर कर दो, ये एंगल हमेशा थीटा होने वाले हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, भाई कोड है वो हर जगह पर सेम एंगल बनाती है, तो यहां पर भी एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरह भी सारे एंगल थीटा बनेंगे। इसी तरह से मान लो मैं यहां वाला एंगल निकालता हूं इसी वाली कोड का, इसको मैं एक बार सेपरेट नए कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने किया क्या। कोड तो ये थी, इस कोड ने यहां पर एंगल बनाया थीटा, तो इस तरफ अगर ये फाई एंगल बना रही है मान लो, तो श्योर है ये यहां पर जितने भी पॉइंट्स आप लोगे इस वाली आर्क पर, इस वाली कोड से, तो ये सारे एंगल भी ऑलवेज फाई होंगे। तो आपको इस रूल को इसी तरह से याद रखना है कि अगर कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल के साथ में, आपने यहां से इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई कोड ड्रा करी और वो कोड टेंजेंट से थीटा एंगल बनाती है, तो वो सर्कल के अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर, अपोजिट पोर्शन के अंदर भी हमेशा थीटा एंगल ही बनाएगी। अब ये काम अगर यहां पर फाई बन रहा है, तो वो जो बचा हुआ क्वाड्रेंट है ये वाली कोड इस तरफ पोर्शन के अंदर हमेशा फाई एंगल ड्रॉ करेगी। राइट डाउन, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, अगर कभी भी आपके पास कोई भी सर्कल है और P कहीं पर कोई पॉइंट है, आपने इस वाले पॉइंट से जाते हुई 2 कोड ड्रॉ कर ली, एक तो ऐसे और एक कैसे भी कर सकते हो। ये पॉइंट P है, आपने 2 कोड ड्रॉ कर ली इससे जाती हुई, तो याद रखना इस कोड का एक सेगमेंट बना AB कोड थी और इधर थी CD कोड, तो परमानेंट रूल होगा PA इंटू PB इज ऑलवेज इक्वल टू PC इंटू PD के, PC इंटू PD के इक्वल होगा। ये सारे के सारे रूल हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए मैं इनके प्रूफ नहीं बता रहा, रिपीट कर देता हूं। आपके पास कोई भी सर्कल है, उस पर हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने 2 कोड ड्रा कर दी, इस कोड ने सर्कल को पॉइंट A और B पर कट किया और सेकंड कोड ने सर्कल को C और D पर कट किया। तो अगर आप PA और PB की मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाइड बाय PD ऑलवेज। ये बेसिक पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूरत कहीं पर भी पड़ जाती है, तो आपको ये याद होने चाहिए सारे पॉइंट्स, नोट कर लो। पॉइंट नंबर 15, अगर हम 15th पॉइंट की बात करते हैं, आपके पास कोई सर्कल ड्रॉ हो रहा है और हमारे पास में एक पॉइंट कहीं पर मैंने बाहर ले लिया P पॉइंट। इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसे A और B पॉइंट पर कट कर रही है। मींस इस पॉइंट P से कोड खींच दी हमने,
जो सर्कल को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और आप इस पॉइंट पी से ही इस सर्कल पर एक टेंजेंट भी ड्रा करते हो जो पॉइंट टी तक जाती है और आगे भी निकल रही है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी है। तो श्योर है कि पी ए एंड पी बी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। आप यहां से कितनी भी कोड ड्रा कर दो, इधर भी आप ए डैश बी डैश ले लो, ये हमेशा पी ए डैश इंटू पी बी डैश की लेंथ हमेशा फिक्स होगी मल्टीप्लाई की। पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? जो यहां से लेकर यहां तक टेंजेंट की लेंथ आ रही है पी टी, ये उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। रिपीट करता हूं, अगर आपके पास में कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, आपने उससे एक लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को 2 पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और आप पी ए इंटू पी बी निकालते हो, तो श्योर है पी ए इंटू पी बी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर होगा जिसकी वैल्यू पी टी के होल स्क्वायर के हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस है ना, ये परमानेंटली फिक्स होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, अगले पॉइंट में लिखाऊंगा, और उसकी लेंथ हमेशा एक फिक्स होती है। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर, अगर ये पिछला पॉइंट 14 था तो 15 है, और अगर पिछला पॉइंट 15 था ये 16 है। 16th पॉइंट ये है हमारे पास कि आपके पास कोई सर्कल है, कोई सर्कल भी नहीं, मैं कहता हूं 2 पॉइंट है ए एंड बी। अगर मुझसे पूछा जाए इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, कितने सर्कल ऐसे होंगे जो इन 2 पॉइंट से क्रॉस होंगे, तो देखो मान लो ये एक सर्कल जाता है, एक सर्कल और ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, ऐसी एक और सर्कल ले लेता हूं, ऐसे इस तरफ भी और सर्कल ले सकते हैं, ऐसे और सर्कल ले सकते हो आप, ऐसे आप इधर से और सर्कल ले सकते थे। तो अगर आप ध्यान दो तो किन्हीं भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। अगर आपके ऐसे 2 पॉइंट्स है तो उन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होते हैं दोनों पॉइंट से। सो वी कैन राइट, we can draw infinite circles passing through two fixed point, 2 fixed point से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ही और आ जाता है, आपके पास ये 2 पॉइंट है, और अगर हम चाहते हैं इन 2 पॉइंट से पास होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा, देखो ग्रेटेस्ट तो कितना भी बढ़ा ले सकते हो आप, पर अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन होगा, तो वो होगा वो सर्कल जो इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एज ए डायमीटर कंसीडर करके बनाया जाए। तो अगर मैं 2 फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, इन 2 फिक्स पॉइंट से पास होने वाला वो सर्कल जो इन सबको, इन दोनों पॉइंट को मतलब पास भी हो और सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल हो, वो सर्कल होगा जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एज ए डायमीटर कंसीडर करके बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट
A and B is the circle whose diameter is AB। मीन्स आप AB को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाओगे ना, वो सबसे छोटा सर्कल होगा। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, पॉइंट नंबर 17। आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट P इस सर्कल के बाहर है, तो यहां से यहां पर मैं टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, जिसको मैं नेम दे रहा हूं PA एंड PB। कोई भी पॉइंट ट्रायंगल के सर्कल के एक्सटीरियर है, तो वहां से आप सर्कल के ऊपर टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर A और B पर टच कर रहा है। तो पहला स्टेप ये होगा कि लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यह आया, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। पहला पॉइंट तो ये, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उससे आप टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल ऑलवेज। मींस P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, इससे भी आप समझ सकते हो। मेरे पास में यहां पर सेंटर है C, मैंने इससे इसको ज्वाइन करा और इससे इसे ज्वाइन करा, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो P और C को ज्वाइंट करती है। तो आपके पास, आपने पहले रूल पढ़ा था कि कभी भी कोई भी टेंजेंट होगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। दूसरा स्टेप, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला साइड रेडियस है, तो वन मोर साइड इज इक्वल। और ऐसे ही एक साइड कॉमन है दोनों में, दिस वन, तो ये साइड भी दोनों ट्रायंगल में इक्वल। अब अगर आप ध्यान दो, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करो तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो रहे हैं। क्यों? रूल कौन सा? RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। एक एंगल 90 डिग्री है, एक साइड दोनों में सेम है, और सामने 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये भी सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए, आपके पास ये वाली साइड भी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल आ गई। अब देखो, अब कई पॉइंट और आएंगे। अब जब ये वाली साइड भी इक्वल आ गई तो हमने लिखा PA इक्वल टू PB। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होगा, तो दोनों साइड्स में एंगल भी सेम हो गए। इसी तरह से, तो इसका मतलब PC इज द एंगल बाइसेक्टर। तो PC जो होगी वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। और खास चीज ये, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये भी फाई होगा तो ये भी फाई होगा, तो यहां वाले एंगल भी इक्वल और यहां वाले एंगल भी इक्वल। इसलिए मैंने वर्ड लिखा ना, PC इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो वो इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब एक खास चीज और देखो, अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो मुझे पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल PACB की बात करें, क्वाड्रिलेटरल PACB, अगर हम इस पॉइंट पर जाते हैं PACB पर, तो हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ये 2 एंगल्स और बचते हैं तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है।
जिसमें से इन टू अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो इन टू अपोजिट एंगल का सम भी तो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का भी 180 डिग्री होगा। अब आपने एक रूल पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा कब? अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देखो तो PACB के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल PACB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PACB जो होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, रिपीट कर देता हूं, कोई भी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर है तो वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। थर्ड पॉइंट, जो इस पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में और इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। थर्ड पॉइंट, PACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो P से B से C से A से पास होते हुए जाए, एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 18। 18 प्रॉपर्टी है क्या? देखो पहले इसको समझते हैं। आपके पास में कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, हमने इसे ज्वाइन करने के इसकी टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट तो ऐसे चली गई, दिस वन। एक इस पॉइंट से हमने वो टेंजेंट ड्रॉ करी जो ऐसे चली गई, एक इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी जो कुछ इस तरह से जा रही है, एक यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी जो इसको टच करते हुए ऐसे निकल गई। तो मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बना जिसके अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है। अब मैंने इसे नेम दिया ABC और D। जब हम इस क्वाड्रिलेटरल के लिए ABCD की बात करते हैं तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था पीछे कि आप कोई भी पॉइंट लेते हो, उससे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा सेम होती है। अगर मैं यहां पर ले लूं, मैं इधर x लेता हूं तो ये वाली लेंथ भी x ही होगी। इसको मैं नेम दे रहा हूं M N O एंड P। तो A से M तक की डिस्टेंस और A से P तक की डिस्टेंस सेम होगी x। ऐसे ही अगर मैं D से बात करता हूं तो D से O तक की डिस्टेंस और D से P तक की डिस्टेंस होगी y। सेम स्टेप मैं जब C के लिए लेता हूं तो C से O तक की डिस्टेंस और C से N तक की डिस्टेंस सेम होगी, जिसको मैं Z ले रहा हूं। जरूरी नहीं है आप XYZ लो, आप स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ले सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए। जो असली रूल है वो इससे अलग है। और अगर मैंने यहां पर B पॉइंट लिया तो मैं इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को लेता हूं, वो भी इक्वल होगी, उसको मैंने PP ले लिया। तो जब मैंने इस तरह से स्टेटमेंट ली, अब मैं क्या करता हूं, AB और CD का एडिशन करता हूं। AB प्लस CD, A से B तक की डिस्टेंस और C से D तक की डिस्टेंस। तो AB डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, X प्लस P, और CD डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, Y प्लस Z। तो ओवरऑल ये डिस्टेंस क्या आएगी, अगर मैं देखो X प्लस P, अगर मैं यहां पर x और y को साथ में ले लूं तो x प्लस वाई और इधर p प्लस जेड। x प्लस वाई कौन सी डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू AD, एंड p प्लस जेड कौन सी डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू BC। तो सीधा सा एक रूल बना, AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप अपोजिट साइड्स का सम करोगे, मीन्स AB और CD का सम इक्वल होगा AD एंड BC के सम के। मीन्स अपोजिट साइड्स का सम रिजल्ट सेम आएगा। मीन्स इन दोनों साइड का सम करो या इन दोनों साइड का सम करो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। ओके, नोट कर लो।
नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 19, और मैं इसी को ही लास्ट पॉइंट ले रहा हूं। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर ये रहा। हमने एक रूल पढ़ा था कि सेंटर से जो सबसे पास में कोड होती है उसकी लेंथ मैक्सिमम होती है। प्रीवियस प्रॉपर्टीज को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जो कोड सेंटर के जितनी ज्यादा पास होगी उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास में कहीं पर कोई पॉइंट है, इसमें मान लो इधर है कोई पॉइंट P, ठीक है, मैं यहां से जाने वाली जितनी भी कोड लूं, मान लो मैंने ये कोड ले ली 1, मान लो मैंने ये कोड ले ली 2, मान लो एक ये मैंने कोड ले ली 3, मान लो एक और कोड ले लेते हैं 4। ये P से जाने वाली सारी कोड्स हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटी लेंथ की कोड वो होगी जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन जिसके परपेंडिकुलर हो जाए। मींस सेंटर से अगर आप इस कोड को मिलाओगे, जैसे मैंने नेम दिया ABCDEFGH, तो आपके पास में सबसे छोटी लेंथ की कोड वो होगी जो इस पॉइंट P से पास होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ, वो स्मॉलेस्ट कोड वो होगी जो CP के परपेंडिकुलर होगी। अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सो इफ P इज एनी पॉइंट इनसाइड सर्कल, P सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, देन P से पास होने वाली सबसे शॉर्टेस्ट कोड, देन शॉर्टेस्ट कोड पासिंग थ्रू P से पास होने वाली जितनी भी कोड हैं उसमें सबसे छोटी लंबाई की कोड वो होगी इज अ कोड विच इज परपेंडिकुलर टू CP, वेयर C is the सेंटर ऑफ सर्कल, जहां पर C सेंटर ऑफ सर्कल है। क्यों होगा ऐसा, अब ये समझो। देखो हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये जो बची हुई कोड्स हैं, भाई हमने ये वाला परपेंडिकुलर डाल दिया, C से लेकर इस पर परपेंडिकुलर, P को सीधा ज्वाइंट करा और हमने जो कोड ली है वो CP के परपेंडिकुलर ले ली। अब अगर मैं इन और कोड्स की बात करता हूं तो ये जितनी भी कोड है, अगर आप इससे इसको ज्वाइंट करते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये बहुत छोटी लेंथ का होगा। और जितनी शॉर्ट लेंथ होती है परपेंडिकुलर की, उतनी ही कोड बड़ी होती जाएगी। आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, इससे छोटा ही आएगा। आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, इससे हमेशा स्मॉल ही आएगा लेंथ में, ये सबसे बड़ी लेंथ का होगा। तो इट मीन्स आपके पास जो सबसे बड़ी लेंथ जो आने वाली है, सबसे छोटी लेंथ की कोड होगी वो होगी जो सेंटर से इस पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कोड होगी। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट जो आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड होगा। आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स का एक बार रिवीजन कर लेना जरूर, ताकि आपको आगे समझने में इजी रहे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। असली स्टोरी यहां से चैप्टर की स्टार्ट हो जाती है। असली सर्कल जो है, जो सर्कल की डेफिनेशन है और उसके बाद में सर्कल की इक्वेशन है, वो यहां से असली पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। देखो हमने सर्कल की डेफिनेशन जो लिखी थी वो ये थी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट
which moves such that its perpendicular distance a locus of a point which moves such that its distance from a fixed point always remain constant। तो आपके पास उस पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट को हमने नेम दिया था सेंटर के कोऑर्डिनेट मैं अपने मन से अगर ए और बी ले लेता हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट ए और बी ले लिए, चलो हम एच और के ले लेते हैं, ये फिक्स है, सेंटर के कोऑर्डिनेट फिक्स है एंड रेडियस हम अपने मन से ले सकते हैं, तो उसको आप चाहो तो ए ले लो, चाहो तो आर ले लो। और अगर हमने रेडियस को मान लिया ए, तो हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर एंड फिक्स रेडियस हो गई ए। तो उस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, मतलब सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो अगर हम बात करते हैं, फिक्स पॉइंट हमारे पास में ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो ए है। तो मुझे जब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट लिए हमने एक्स कोमा वाई, ये मैंने लेट किया है। तो सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी विच इज इक्वल टू ए। तो मीन्स पी सी इज इक्वल टू ए। पी सी है क्या? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मीन्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू ए। इसको आप और सही लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर दी। ये है सर्कल की इक्वेशन जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां पर सेंटर क्या है एच कोमा के और रेडियस क्या है स्मॉल ए। ये हमारे पास स्टैंडर्ड या बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो जाए तो अब अगर हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, मींस सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के नहीं होकर के 0,0 हो गए, तो अब व्हेन सेंटर इज ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सेंटर ओरिजिन है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एच और के की जगह पर 0,0 रख दो, तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास सर्कल की 2 इक्वेशंस अभी तक आई है। एक इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फर्क क्या है? यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के हैं और यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है, मतलब ओरिजिन है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह भी एक सर्कल की इक्वेशन है। अब मैं इसे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उस फॉर्म में लेकर के आएंगे जो फॉर्म अभी तक हमने पढ़ी थी। कैसे? देखो, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। तो मैं कर क्या रहा हूं, यहां वाला सी ना मैं उधर ले जाकर के माइनस कर देता हूं, माइनस सी। मैं इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, जी स्क्वायर आप इधर ऐड कर दो। जब आप जी स्क्वायर को इस साइड में ऐड करते हो तो जी स्क्वायर को ही आप यहां पर भी ऐड करो।
वाई स्क्वायर प्लस 2fy, आप इसमें एफ स्क्वायर को ऐड कर दो, तो आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, एफ स्क्वायर को ऐड करो। तो इक्वेशन क्या बन गई यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, ये बना x प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस वाई एफ स्क्वायर, ये बन रहा है y प्लस एफ का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट का स्क्वायर। अब अगर आप इस फॉर्म को देखो तो ये वाली फॉर्म कुछ ऐसी फॉर्म नहीं बन गई जो हमने पीछे बनाई थी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा, आप अगर इसको उस वाली इक्वेशन x माइनस एच के होल स्क्वायर से कंपेयर करते हो तो उसमें h सेंटर था, यहां पर सेंटर कौन आ जाएगा, माइनस जी। और अगर ऐसे नहीं समझ आए तो इसको आप ऐसे लिख लो एक बारी, x माइनस जी का होल स्क्वायर, y माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म है, जहां पर सेंटर क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या है, ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो याद रखना कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 की इक्वेशन मिले और पूछे उसके सेंटर क्या होंगे, तो जो x का मल्टीपल होगा और जो y का मल्टीपल होगा आप इसका हाफ कर देना विद माइनस साइन। तो x का मल्टीपल 2g है, इसका हाफ क्या हुआ g विद माइनस साइन। y का मल्टीपल 2f है, इसका मल्टीपल का हाफ कर दो f विद माइनस साइन, ये सेंटर आ गए। और रेडियस क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, नोट कर लो।